अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की काबीना में रद्दोबदल के बाद अब ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने भी पार्लिमानी ओहदों में अहम तब्दीलियां कर दी हैं, जिसमें से एक ओहदे की तब्दीली ऐसी है जिस ओहदे को माजी में हासिल करने के लिए ऑपोजिशन जमातें, सिर्फ नून लीग नहीं, तमाम ऑपोजिशन जमातें हुकूमत से लड़ती रहीं और मगर आज नून लीग उस ओहदे से दस्तबरदार हो गई है। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए हैं और दस्तबरदारी की खबर के बाद ही नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई हैं। नून लीग के पार्लिमानी इजलास में आज अहम फैसले हुए, मगर इसी दौरान सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी की गैर वाज़ेह पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफात भी किए। जियो न्यूज़ के जराए के मुताबिक आज नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में ख्वारिक और जावेद लतीफ ने नून लीग की हालिया पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। जराए के मुताबिक पार्टी इजलास में साबिक वजीर रेलवे साद रफीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग का बयानिया इस वक्त है क्या, एक बयानिया नवाज शरीफ का था, अब क्या बयानिया है। कमजोर लोगों को बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, पंजाब के तंजीमी ओहदों की बंदरबाट से मजीद मसाइल होंगे, नून लीग की पॉलिसी मुबहम होने पर पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। जराए के मुताबिक पार्टी इजलास में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने भी साद रफीक के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए के सिवा किसी बयानिए को तस्लीम नहीं करते। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का पार्टी ने क्या सिला दिया? क्या पार्टी रहनुमाओं को आवाज उठाने के लिए भी नवाज शरीफ खुद कहेगा नून लीग में एस्टैब्लिशमेंट कायम हो चुकी है, 4-5 लोगों की एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मानते, फैसले पार्टी अराकीन को एतमाद में लिए बगैर सिर्फ 4-5 लोग कर रहे हैं। जराए के मुताबिक मियां जावेद लतीफ की बातों की पार्लिमानी पार्टी के अराकीन की अक्सरियत ने तायद की, यानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि नून लीग के रहनुमाओं ने नून लीग की मौजूदा पॉलिसी से इत्तफाक नहीं किया। वो नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना चाहते हैं, ना कि शहबाज शरीफ के बयानिए पर, और इस बात पर भी परेशान हैं कि आखिर पार्टी का अब बयानिया क्या है। इलेक्शन से पहले तो नवाज शरीफ का बयानिया चलता था और अब शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी नहीं होंगे। आज उनके पार्लिमानी पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ की जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए राना तनवीर को नामजद कर दिया गया। जबकि अहम बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब शहबाज शरीफ अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर है। सिर्फ यही नहीं, पार्टी इजलास में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए ख्वाजा आसिफ के नाम की मंजूरी दे दी गई है और ये फैसले ऐसे वक्त में किए गए जब नून लीग पर तनकीद हो रही थी कि वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात होकर भी अपोजिशन नहीं कर पा रही। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आज नून लीग के पार्लिमानी लीडर नामजद होने वाले सीनियर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आप पार्लिमानी लीडर आज पार्टी के बने हैं, मगर साथ में जो एतराज़ात हुए हैं ख्वाजा साद रफीक ने जो कहा पार्टी बयानिए के हवाले से, क्योंकि आप इलेक्शन जीत के आते हैं, आप जानते हैं ग्रास रूट पर भी आप समझते हैं कारकुन वही सोच रहा है जो बातें ख्वाजा साद रफीक ने कही, अगर वो बातें कन्फर्म करें। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। साद रफ़ीक ने जो है कुछ हमारे जो लैप्सेस जो हैं उनकी तरफ इशारा किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है कि ये अब हमारे जो लैप्सेस हैं या जो गैप्स है वो अल्लाह के फजल से पुर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए कॉज टू सेलिब्रेट टुडे कि हमारे जो गैप्स आपको पिछले 3-4 महीने से नज़र आ रहे थे वो इंशाल्लाह ताला अब नज़र नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है टाइमली फ़ैसला जो है, एक हमने स्ट्रेटजिक फ़ैसला किया है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाद भी तंजीम में, उसमें सूबाई तंजीमें भी हैं, उसमें ख़वातीन की तंजीम भी है, उसमें यूथ विंग भी है हमारा, उसमें ट्रेडर्स और दूसरे जो हमारी कॉमर्स और ये सारी की चीज़ें जो है हमने डिसीजन जो है ना अगले 2-3 दिन में फ़ाइनलाइज कर लेने हैं। तो आई थिंक हमारा जो गिला जो बाहर से भी और पार्टी के अंदर से भी जो उठता था उस गिले का जो है ना कॉग्निजेंस हुआ है और उस गिले को इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है आपको ये जो आपने अभी 2-4 मिनट पहले जो बातें की हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। हम द फैक्ट दैट वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ some of the weaknesses or lapses which were there in our organization both inside the parliament। मतलब अगर जब आप साद रफीक कंफर्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब इसको दुरुस्त किया जाएगा, तो साद रफीक साहब कहते हैं कि एक बयानिया नवाज शरीफ का था, अब क्या बयानिया है। साथ में कहते हैं कि कमजोर लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। जावेद लतीफ कहते हैं पार्टी के इजलास में कि नवाज शरीफ की कुर्बानियों का पार्टी ने क्या सिला दिया है, 4-5 लोगों की इस एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मानते जो नून लीग में एस्टैब्लिशमेंट कायम हो चुकी है। तो बड़ी सख्त नाराजगी है पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से।
आपकी बात दुरुस्त है, ये बात जावेद लतीफ़ ने की है। देखें, उसकी एक बैकग्राउंड है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, उसकी एक बैकग्राउंड है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे राना तनवीर की, मेरा वो भी भाई है, जावेद लतीफ़ भी भाई है, बड़े प्यार से हमेशा बात करता है। उन दोनों के अपने इख्तलाफात हैं। वो इख्तलाफात हमारे सियासतदानों के अमूमन जो इख्तलाफात होते हैं अपने ज़िले में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अमूमन नेशनल लेवल पे भी रिफ़्लेक्ट होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा है अपने ज़िले में या किसी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अगर उसको कुछ सबकत मिलती है तो मैं ज़रूर उसका एहतजाज करता हूँ, और हक़ भी है। मैं जावेद लतीफ़ को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। उन्होंने कही और पार्टी ने सुनी वो बात उनकी, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, पार्टी ने सुना उनका क्रिटिसिज्म और बड़ा खुश दिली से सुना। राना तनवीर पे अगर उन्होंने इशारा उनकी तरफ किया, राना तनवीर ने भी उसको खुश दिली से सुना। ये एक जमहूरी पार्टी है। अगर हम नारा लगाते हैं नवाज शरीफ के बयानिए कहा कि वोट को इज़्ज़त दो, तो वो राय को इज़्ज़त देने वाली बात है। वोट का मतलब होता है राय का इजहार। तो अगर पार्टी के अंदर हम राय के इजहार को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, जो हम करते हैं, बिल्कुल 100% करते हैं, मियां नवाज शरीफ भी करते हैं, मियां शहबाज शरीफ भी करते हैं, और आज भी किया गया। तल्ख बातें जो है साद रफ़ीक ने भी की, तल्ख बातें जावेद लतीफ़ ने भी की। एक जमहूरी पार्टी है, खुश दिली के साथ उनको सुना गया और उनका रिस्पेक्ट किया गया। उन्होंने पार्टी में 2, 4, 5 आदमियों को एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ से जो है नवाजा, वो भी सुना गया। उसमें एस्टेब्लिशमेंट में शायद अब्बासी भी आ जाता है, मैं भी आ जाता हूँ, और भी लोग आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल में ये क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट किया गया, इसमें कोई तलखी नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म आइंदा भी जारी रहना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म और ख़ुद एहतसाबी जो है, वो मेरा ख्याल है कि अव्वलीन बात है। हम लोगों को तो ब्लेम करते हैं, हम दूसरों को तो फौरी तौर पे ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, सबसे पहले आपको खुद एहतसाबी करनी चाहिए, अपने आप के अपने गिरेबान में झांकना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, मगर सवाल पैदा हो रहा है कि शहबाज इतनी तगो-दो की पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने इतना स्ट्रांग मौकफ लिया कि इन्हीं को, ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इन्हीं को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए। पार्लियामेंट का बिजनेस रुका, सब कमेटियां तक नहीं बन रही थी क्योंकि आप लोग नहीं मान रहे थे। वो बना दिया जब हुकूमत ने, तो अब वो कह रहे हैं कि वो रहना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि ओहदे बहुत सारे हो गए थे, ओहदे लेते हुए भी पता था कि बहुत सारे हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा किया क्यों था जब ये करना था? शाहजेब, अच्छा आपका सवाल है। देखें, वो बड़ी इब्तदाई दिन थे, कुछ चीज़ें हमारे लिए भी क्लियर नहीं थी। तो शहबाज साहब ने ये फ़ैसला किया, और मेरा ख्याल है दुरुस्त फ़ैसला किया, कि फ़िलहाल जो है वो ज़रा थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, तो फिर फाइनल फ़ैसले किए जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि मियाँ साहब, शहबाज साहब गिरफ़्तार हो गए। वो एक अनसर्टनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई सारे सर्कमस्टांसेस में। वो सारे ज़मानत हो गई। उसके बाद कोई हालात कुछ बेहतर हुए, मियाँ साहब बड़े की भी जो है वो ज़मानत हो गई, चाहे वो टेम्प्रेरी हुई है, अल्लाह करे वो मज़ीद उसमें जो है एक्सटेंशन हो जाए। तो ये हमारे हालात जो थे, उन्होंने ये हमें एक किस्म का ये डिक्टेट किया कि हम फ़िलहाल इंटरम उसमें जो है ओहदे जो हैं वो शहबाज साहब के पास रहें। वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये हमने जो 4-5 महीने जो इंतज़ार किया है, या 6-7 महीने जो इंतज़ार किया है, इट वाज़ वर्थ वाइल। सिचुएशन ज़रा क्लैरिटी आ गई है, कोई हमारे ऊपर थोड़े से प्रेशर भी आए हैं, उन प्रेशर्स की वजह से भी हमें ये चीज़ जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि कोई डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाए। साहब, जो प्रेशर है उसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई, तो जो शरीफ ख़ानदान पर, शहबाज शरीफ फैमिली पर प्रेशर आ रहे थे, वो प्रेशर कम करने के लिए ये सफ़ेद झंडा दिखाया है आप लोगों ने कि जी हम सरेंडर कर रहे हैं, प्रेशर कम कर दें, ये इसलिए किया है? नहीं, प्रेशर से थोड़ा सा आप उसका गलत मतलब ले रहे हैं। मैं, अच्छा हुआ है आपने ये पॉइंट आउट कर दिया, मैं क्लैरिफाई कर दूं। प्रेशर्स इस तरह के नहीं थे कि हमें कोई देखें में कोई सफ़ेद झंडा दिखाने वाली बात नहीं है।
प्रेशर्स इस किस्म के थे कि 3 जिम्मेदारियां जो हैं पीएसी की और पार्लियामेंट लीडर की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो मियाँ साहब के लिए डेफिनेटली प्रेशर था। और स्पेशली जब उनको नैब में भी टारगेट किया जा रहा है, नैब में तो खैर मुझे भी बुलाया गया है और अभी मैंने उनके सवालों का जवाब देना है, मैं भी उसमें टारगेटेड हूँ, लेकिन उनका जो उनके ऊपर जो प्रेशर था वो ज़्यादा था। तो उस प्रेशर की वजह से प्रेशर अपना लाइटन करने के लिए उन्होंने जिम्मेदारियां जो है ना वो बांट ली हैं, जो उनके पास सारी कॉन्सेंट्रेट हुई हुई। साहब शहबाज शरीफ साहब तो जाने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर प्रेशर लेने के लिए, उन पर यह तनकीद होती है कि वो सारा पावर सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ना काबीना में पोर्टफोलियोज बांटते हैं, खुद अपने पास वजारतें रखते हैं। ये तो बतौर चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर तनकीद होती रही है और फिर ज़ाहिर तारीफ होती है कि सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में वो सबसे ज़्यादा बेहतर डिलीवर करते हैं। तो क्या ऐसा शख्स जो बतौर चीफ मिनिस्टर किसी को पावर नहीं देता, प्रेशर लेने के लिए मशहूर है, सेंट्रलाइज करने के लिए मशहूर है, वो अब थोड़े से महीने में उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रेशर, वो पावर बांट रहा है, या नून लीग को यह एहसास हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत अच्छे हैं मगर लीडर के तौर पर नाकाम हैं, तकरीर का मौका मिले तो वो जाया करते हैं, लीडर बनने का मौका मिले तो जाया करते हैं, ना बयान दे पाते हैं, ना उनके पास कोई बयानियां हैं, नाकामी का एहसास है? नहीं, मैं आपसे बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करूँगा। ये बात नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत है पंजाब में, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस जो है अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस अचीव की है, बल्कि उन्होंने लीडरशिप भी प्रोवाइड की, ना सिर्फ पार्टी को बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने भी उसकी शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंडर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड डिलीवरी की है। मैं आपके साथ कथित तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं कंपैरिजन करता हूँ कि जो हमारा इस वक्त सिचुएशन है अपोजिशन में, उसमें मेरा ख़्याल है कि सेंट्रलाइजेशन की बजाय या जो इसको कहते हैं कंट्रोल्स जो है वो एक हाथ में होने की बजाय अगर 3-4 हाथों में हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस का निस्बतन के मियाँ शहबाज साहब जो थे, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा दुरुस्त फ़ैसला किया है। इसलिए नहीं कि मैं उसका बेनिफिशरी हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि पार्टी के तमाम लेवल जो हैं वो तवज्जो चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हमारा वजूद है या ऑर्गेनाइजेशन भी। साहब मगर अगर इस वक्त अंदर ये महसूस हो रहा है कि पार्टी का कोई बयानिया नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने बयानिया देके इलेक्शन में गए, अब वो भी खामोश हैं, मरीम नवाज भी खामोश हैं, शहबाज शरीफ खामोश भी हैं, ओहदे भी अपने दे रहे हैं, तो ये आउटकम नज़र नहीं आ रहा कि अब पार्टी खुद आपकी बड़ी मायूस हो रही है। और उसकी ये वजह भी है कि जो आपसे बहुत कम सीटें रखने वाली पीपल्स पार्टी है, उसके बहुत कम उम्र लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में तनकीद कर रहे हैं, उनका बयानिया बेहतर है और हुकूमत प्रेशर भी महसूस कर रही है। अब हुकूमत, वजीर आजम जवाब देते हैं बिलावल भुट्टो का नाम लेकर, आपका जिक्र कम है, उनका ज्यादा है, तो नून लीग कॉम्प्रोमाइज करती नजर आ रही है। नहीं जी, मैं बिल्कुल शाहजेब कोई कंप्रोमाइज़ ना पहले हुआ है। अगर कंप्रोमाइज़ किया होता तो जो हीट हम महसूस कर रहे हैं वो हीट महसूस ना कर रहे होते, या जो हमारी जो धड़ाधड़ मुकदमे या कैद या ज़मानतें, साद रफ़ीक के भाई हनीफ अब्बासी, मियाँ नवाज शरीफ सर फ़हरिस्त, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, ये सारे लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको उलझाया हुआ है, ये इसकी उसका थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ा है हमारे ऊपर कि हम वी गॉट अ बिट बॉग डाउन। लेकिन उसी के लिए हमने नई सफ़ाराई की है, नई तौर पे सफ़ारा हुए हैं। तो वो ये चीज़ें जो आप जिनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं तस्लीम करता हूँ उनको, हम और इंशाल्लाह ताला उनका अज़ाला होगा। जहाँ तक आपने बात की है पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि पीपल्स पार्टी जो है एक ऐसी
लीडरशिप के अंडर जो है मुतहर्रक हो रही है। जो नौजवान है और 40-50 साल अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, वो मुतहर्रक रहेगी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मुतहर्रक होना या स्ट्रेंथ उस पकड़ना फेडरल लेवल के ऊपर मुल्क के लिए खुश आइंदा है। हम एक फेडरेशन है और हमारी तमाम इकाइयाँ जब तक मुतहरक नहीं होंगी फेडरेशन मजबूत नहीं होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकाइयों में जो है कन्फाइन हो जाना, या सिंध में कन्फाइन हो जाना, या पंजाब में, या बलूचिस्तान में, या केपी में, वो कोई अच्छा शगुन नहीं है फेडरेशन के लिए। तो अगर वो एक्टिव हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी एक्टिव होंगे और पार्टियाँ भी एक्टिव होंगी नेशनल लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर, वो वफाक के लिए एक अच्छा शगुन होगा। मैं आई डोंट ग्रज द अटेंशन बिलावल भुट्टो, बड़ी खुशाइन बात है। ख्वाजा साहब, मगर बता दें कि जैसा मैं कह रहा था कि एक लीडर तो तकरीर का, बयान का, बयानिए का, आवाम की नज़र में अपनी बात रखने का मौका ज़ाया नहीं जाने देता। शहबाज शरीफ साहब को कोई 3 मौके मिले हैं मगर तीनों दफ़ा कोई पुरअसर तकरीर कर नहीं पाए। मगर क्योंकि अब आपकी पार्टी कहती है जो मुशर्रफ दौर में आप लोगों के साथ होता था वही हो रहा है, तो मुशर्रफ दौर में तो आपकी तकरीरें बहुत पुरअसर तकारीर है पार्लियामेंट की, जो आज भी कोट की जाती हैं, आज भी देखी जाती हैं, बताई जाती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो कम अज़ कम बतौर पार्लिमानी लीडर पुरअसर तकारीर आपकी सुनने को मिलेंगी? आपके मेयार पे मैं पूरा उतरता हूँ तो मेरे लिए ये बड़ा एक फ़ख्र की बात होगी। आप शाहजेब भाई, आई कंसिडर यू एज वन ऑफ रादर द टॉप मोस्ट एंकर इन दिस जो मीडिया का इस वक्त हालात हैं उसमें आपकी आवाज़ जो है बड़ी मुतवाज़न आवाज़ है और बड़ा बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के बड़ा अच्छा आप एनालिसिस करते हैं। और मुझे अगर मैं आपके पैमाने पे अगर उतर सकूँगा कहीं असेंबली में अपनी परफॉर्मेंस से, फॉर मी इट विल बी ए मैटर ऑफ प्राइड। बहुत शुक्रिया। आज एक तरफ शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से दस्तबरदार हो गए, मौब ने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक एवान समझती हैं कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि शहबाज शरीफ मुल्क वापस नहीं आना चाहते और ये नामजदगी NRO की तरफ पहला कदम है। जबकि आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैम की तकरीब से खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर NRO ना देने पर जोर दिया। कितने लोग जेलों के अंदर मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता। तो यहाँ जो जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी और वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी चोरी करके पैसा बाहर, दुगना नुकसान जो मुल्क को पहुंचाता है, वो कहते हैं जी मैंने बाहर जाके इलाज करवाना है, मुझे 6 हफ्ते का मेरा ज़हनी दबाव मेरे ऊपर बहुत पड़ गया, उसको रेस्ट दे। ऐसे कभी मुल्क नहीं आगे चलता। और ये मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये जगह तो नहीं है कहने की क्योंकि हम तो डैम के लिए आए थे, कि किसी सूरत अगर मैं इन लोगों को ये जो शोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका मकसद है NRO लेने का, मैं अगर इनको NRO दूंगा मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। इसका सवाल उठ रहा है कि क्या मुल्क की सियासत में ये ड्रामाई तब्दीली महज एक इत्तेफाक है या अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। वही बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया। आज नून लीग के पार्लिमानी इजलास में साद रफ़ीक हों, लतीफ़ साहब हों, उन्होंने बड़ी तनकीद की। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओहदे हो गए थे इसलिए हुआ, हुकूमत कह रही है NRO के लिए हुआ। असल में कौन ठीक कह रहा है? क्या ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं? नहीं, एक तो ज़ाहिर है ये वजह हो सकती है कि उनके पास ओहदे थे और वो चाहते होंगे कि चूँकि वो मौजूद भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, तो ताकि ओहदे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। दूसरा और भी 2 वजूहात मुझे लगती हैं। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर डिसकंटेंट था कि पार्टी इनएक्टिव हो रही है, कोई बंदा पॉलिसी लाइन नहीं बता रहा, स्ट्रेटजी कोई नहीं है, और ऐसे लग रहा है कि नून जो है वो बिल्कुल खामोशी और मसलियत का शिकार है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जो शरीफ फैमिली है वो बड़ी मुश्किल से गुज़र रही है, एहतसाब से गुज़र रही है, मुकदमात के फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आए हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस आ रहे हैं, तो वो चाहते होंगे कि जो सियासी फोकस है वो दूसरों पर रहे और वो थोड़ा सा रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें मेन मंजर से हटकर। और क्योंकि इस वक्त कोई बड़ी एक्टिविटी भी मुतवक्को नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, तो इस मौके से वो फ़ायदा उठा के अपना रिलीफ और अपने मामलात ठीक करना चाहते हैं। मतलब मगर अहम सवाल इस वक्त यह है कि रिलीफ की उम्मीद में क्या होगा
यह रिलीफ की यकीन दहानी के बाद किया होगा, क्योंकि आज तो वजीर आजम तकरीर कर रहे थे और तकरीब थी डैम की, मौजूद थे आर्मी चीफ और आर्मी चीफ की मौजूदगी में तनकीद कर रहे थे ओपोजिशन पर और कह रहे थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो रिलीफ की उम्मीद में या रिलीफ की यकीन दहानी के बाद किया है? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का पहले ये ख्याल था कि उनके मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि अभी उनके मामलात ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनके जाने के बाद भी जो मुकदमात सामने आए हैं उनमें और भी शिद्दत से उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे वो लगे हैं। तो इस हद तक तो ठीक है कि अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला है, लेकिन जिस तरह एक कलेक्टिव कोई डील होती है जिसमें हुकूमत हो, जिसमें मुक्तदर हलके हों और फिर वो हुई हो, उसकी तो अभी सूरत नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल है उसके लिए राह हमवार ज़रूर वो कर रहे हैं अपने तौर पर कि ये देखें हम मेन मंजर में भी नहीं हैं और कोई हम तहरीक, कोई रेजिस्टेंस, कोई कुछ नहीं कर रहे। और दूसरा, उन्हें पता है कि स्टेक भी कोई नहीं है, इसमें कोई सियासी नुकसान भी नहीं है, क्योंकि कोई ताज़ा तरीन वाक़या होने वाला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई तहरीक नहीं चलने वाली। तो इसलिए ये उस टाइम को का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर देयर ओन रिलीफ। अच्छा, वैसे तो हाउस ऑफ शरीफ वाले से ज़ाहिर नज़र आता है कि इख्तलाफ है, मगर शहबाज शरीफ का ये ओहदे छोड़ना भी क्या उस तकसीम को जाहिर करता है? क्या नवाज शरीफ और मरीम नवाज जिन्होंने एक बयानिया दिया था, अब खुद खामोश हो गए बयानिया देके, मगर एक्सपेक्ट करते हैं शहबाज शरीफ से कि वो इस बयानिए को आगे बढ़ाएं, और क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं बढ़ा रहे तो ये तब्दीलियां हुई हैं? जी, मेरा ख्याल है कि पहले तो डेफिनेटली दो पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद थे, लेकिन मैं जो मियां नवाज शरीफ से मिला हूँ आखिरी 2 दफ़ा, तो मुझे लगता है कि वो शहबाज शरीफ के बयानिए से काफ़ी हद तक अब मुतफिक हैं और वो इस वक्त कोई एग्रेसिव लाइन नहीं लेना चाहते। लेकिन उनके दिल में बहरहाल वही बात है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और वो एग्रेसिव बयानिया ही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो मसलियतन जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है उससे इत्तफाक करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले और उनकी पार्टी को रिलीफ मिले। लेकिन ये कहना कि उन्होंने उस अपने पुराने बयानिए को बिल्कुल छोड़ दिया है, ये मेरा ख्याल है खिलाफ हकीकत है। वो वक्त का इंतज़ार करेंगे और जब वो ऐसा वक्त आएगा फिर उसी बयानिए की को चाबी लगा के दोबारा खोल लेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जिक्र होगा। गुज़िश्ता दिनों आसिफ ज़रदारी ने कहा कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। आज चेयरमैन नैब ने जवाब दिया कि नैब और मईशत तो चल सकते हैं, नैब और करप्शन नहीं चल सकते। तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। इन दिनों में बहुत से अफलातून पैदा हो गए हैं, बकरात और सकरात पैदा हो गए हैं, जिन्होंने नैब का कानून नहीं पढ़ा, आइन नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद वो ये ज़रूरी समझते हैं कि वो तनकीद ज़रूर करें। इस तवातर से झूठ बोला गया कि जी वो माशी सरगर्मियाँ मान पड़ गई, तिजारती सरगर्मियाँ मान पड़ गई हैं, ताजर साहब बिजनेसमैन वो तो काम नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, वो गलत कहते हैं। उनको कहना ये चाहिए कि जी नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ चलेंगी। चेयरमैन नैब ने ये आखिरी बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान के जवाब में कही। कुछ दिन पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। भाई सवाल ये है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगा, दोनों साथ नहीं चल सकते। हुकूमत इस वक्त सूरत हाल यह है कि नैब के हवाले से सरमायाकारों, सनतकारों, कारोबारी अफराद, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान सबको शिकायत हैं कि नैब उन्हें बिला वजह परेशान कर रहा है। पुरानी इंक्वायरीज फिर से खोली जा रही हैं। बिजनेसमैन में पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज मियां मंशा, मोहम्मद अली तब्बा, हुसैन दाऊद और आरिफ हबीब के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है। कुछ बहुत ही मामूली इल्जामात पर तहकीकात हो रही हैं, कुछ तवील अरसे से हो रही हैं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रही हैं। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी तहकीकात हो रही है, उनका नाम ईसीएल में डाला गया। इल्जाम है कि जिस बोर्ड ने LNG टर्मिनल के हवाले से फैसला दिया, मिफ्ता इस्माइल उस बोर्ड में थे, हालांकि उनके अलावा भी दूसरे लोग बोर्ड में मौजूद थे, उनका नाम ईसीएल में नहीं डाला गया, सिर्फ मिफ्ता इस्माइल का, जिसके हवाले से नैब पर तनकीद होती है कि नैब इस्तेमाल होता है। सब इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, मगर चेयरमैन नैब समझते हैं कि नैब से मईशत को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी फैसला करने से हिचकिचा रही है। ब्यूरोक्रेसी को डर है कि अगर उन्होंने कोई फैसला किया
तो कहीं नैब उन्हें तलब ना कर ले। कुछ अर्सा पहले जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पेशावर गए तो वहां सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया। इसके अलावा पंजाब और सिंध की ब्यूरोक्रेसी भी खौफ का शिकार है। वज़ीर आज़म इस बात का इजहार कर चुके हैं। PTI तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो इस बात का इजहार कर चुके हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन नैब ने पेशावर और लाहौर में ब्यूरोक्रेसी से खिताब किया और फिर ऐलान किया कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की गिरफ्तारी का अख्तियार DG नैब के पास नहीं होगा और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक ठोस शवाहिद नहीं होंगे ब्यूरोक्रेट्स को तलब नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने आज तकरीर से खिताब करते हुए नैब के कानून का दिफा किया और कहा कि जो नैब के कानून को काला कानून कहते हैं वो जब हुकूमत में थे तो इस कानून में तब्दीली के लिए कुछ नहीं किया। अगर आपके ख्याल में ये काला कानून है, हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज आती नहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून। ये एतराज़ चेयरमैन नैब का दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को मौका मिला मगर नैब कवानीन में तरमीम नहीं की गई। नून लीग को मौका मिला, उन्होंने भी नैब कवानीन में तरमीम नहीं की। अब ये दोनों जमातें मिलकर कह रही हैं कि उनसे गलती हुई और तहरीक इंसाफ को मशवरा दे रही हैं कि वो नैब कवानीन में तरमीम करे, मगर हुकूमत और अपोजिशन फिर मुत्तफिक नहीं हो पा रही हैं। चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नैब के कानून का जायज़ा ले चुकी है, अगर इसमें कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट निशानदही करती, मगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आतिफ सईद खोसा ने नैब कवानीन में तब्दीलियों की तजवीज़ दी थी। उन्होंने अपने फैसले में जमानत और केस की मुद्दत से मुताल्लिक कानून साजी की हिदायत की थी। नैब पर सबको एतराज़ है, अपोजिशन को तो एतराज़ है मगर हुकूमत भी खुश नहीं है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब के तरीक़ाकार पर तनकीद की। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस पर तनकीद की और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने अपना नाम ECL में डालने, इसके अलावा पब्लिक में इंफॉर्मेशन आने पर तनकीद की। तहरीक इंसाफी के रहनुमा अलीम खान भी नैब नोटिस की टाइमिंग पर सवालात उठाते रहे। सभी को नैब पर एतराज़ात हैं सिवाय चेयरमैन नैब के। इसके अलावा अगर मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में बनाए गए केसेस का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इन केसेस में नैब ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए मगर आला अदालतों को मुतमईन नहीं कर सकी। नवाज शरीफ के खिलाफ कायम किए गए रेफरेंसेस की कई माह के ट्रायल के बाद एवनफील्ड केस में नैब नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में सज़ा मुअत्तल कर दी और बहुत सख्त अल्फाज के साथ वो सज़ा मुअत्तल की। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना केस हो या फिर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस, इन दोनों केसेस में लाहौर हाई कोर्ट नैब के दलाइल से मुतमईन नहीं हुई और शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इसके अलावा साफ पानी केस में भी यही हुआ। नैब ने बड़े बड़े दावे किए मगर लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम राजा कमरुल इस्लाम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। साथ ही नैब के रवैये पर, नैब की नीयत पर भी सवालात उठाए गए। साथ ही साबिक प्रोफेसर्स को हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया जिस पर तनाज़ा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, नैब ने माफ़ी मांगी और फिर जब हमने DG नैब से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने हथकड़ी लगाने के फैसले का दिफा किया। नैब लाहौर की हिरासत से जो भी रिहा होकर आया उसने नैब के रवैये की शिकायत की। एक प्रोफेसर की दौरान हिरासत मौत हो गई तो उनकी लाश को हथकड़ी पहनाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकशी की और इसकी वजह भी नैब बनी क्योंकि इस असद मुनीर को खदशा था कि कहीं उनके साथ भी वही सलूक ना हो जो दीगर मुल्जिमान के साथ होता है। इसी तरह मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा कि वो मुबैना तौर पर भारत में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। एक प्रेस रिलीज नैब ने जारी की, उस प्रेस रिलीज पर तनकीद हुई तो एक और प्रेस रिलीज आई जिसमें इल्ज़ाम की मजीद वजाहत की गई मगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त था या गलत इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। फिर जब हमने अपने प्रोग्राम में DG नैब लाहौर से इस इल्ज़ाम के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्रेस रिलीज भिजवा देंगे। तो अगर ये तहकीकात में नहीं साबित हुआ तो एक और प्रेस रिलीज नहीं आई कि साबित नहीं हुआ तो क्या पता प्रेस रिलीज दी हो आपको पहुंची ना हो, आप चेक करें, हो सकता है आपको दी हो उन्होंने। नहीं पहुंची, हम तक नहीं आई, आप तक पहुंच गई है तो भेज दीजिएगा, मैं कल चला। चलें आप कोशिश कर लें, मैं भी कोशिश करता हूं कहीं से मिली तो आपको भिजवा देंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन वो फैक्ट यही है कि वो चीज़ साबित ही नहीं हुई। दी होगी आपके पास, नहीं होगी, हो सकता है दी हो, आपके पास हो तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो नहीं बनवा के भेज दीजिएगा, मैं फिर भी चला दूंगा। बहुत शुक्रिया सलीम। इस इंटरव्यू को भी 6 माह हो गए हैं मगर अभी तक प्रेस रिलीज नहीं आई। फिर चेयरमैन नैब ने इस इंटरव्यू का और इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ का नोटिस लिया मगर फिर एक्शन का क्या हुआ ये भी नहीं पता चला। ये है नैब की कारकर्दगी, खुद चेयरमैन नैब की कारकर्दगी जिसे कोई खुश नहीं है सिवाय चेयरमैन नैब के। प्रोग्राम एक ब्रेक लेते हैं और आम खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने आज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पेश होने का हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस बात का इम्कान था कि खुसूसी अदालत
परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर उन्हें अपने दिफा के हक से महरूम करते हुए इस्तगासा के दलाइल सुन सकती है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी के बावजूद उन्हें 342 के बयान के हक से महरूम नहीं किया गया, बल्कि एक और मौका देते हुए उनकी तरफ से दायर इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी गई है। आज खुसूसी अदालत में समाअत के आगाज पर परवेज मुशर्रफ के वकील ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिस पर इस्तगासा के वकील ने कहा कि मुल्जिम पेश नहीं हो रहा तो उसके हुकूक भी खत्म हो गए हैं और मुल्जिम के वकील भी पेश नहीं हो सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को चलाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है। लेकिन खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूटर का एतराज़ मुस्तरद करते हुए परवेज मुशर्रफ के वकील को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त दे दी, जिस पर इस्तगासा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दोबारा हवाला दिया, जिस पर बेंच के रुकन जस्टिस नज़र अकबर ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त से मुताल्लिक कोई हुक्म दिया है, जिसका प्रोसिक्यूशन ने इनकार में जवाब दिया, जिस पर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि तो फिर आप बताएं कि उसकी मुखालफत कैसे करते हैं, आप इस दरख्वास्त की बुनियाद पर समाअत करने दें। इस दवा की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़ मुस्तरद होने पर परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत को परवेज मुशर्रफ की बीमारी से मुताल्लिक बताते हुए केस की समाअत रमज़ान के बाद तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिसे खुसूसी अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी और इसके साथ साथ परवेज मुशर्रफ की तरफ से दायर की गई मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर भी वफाक और इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिए। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्त के फैसले में कहा था कि मुशर्रफ 2 मई को पेश नहीं होते तो खुसूसी अदालत इस्तगासा को सुनकर फैसला करे। मुशर्रफ के पेश ना होने पर उनके दिफा का हक खत्म हो जाएगा और मुल्जिम को सेक्शन 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत भी नहीं होगी। लेकिन आज खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी के बावजूद उनके दिफा का हक खत्म किया और ना ही इस्तगासा के दलाइल सुने, बल्कि समाअत करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।